हाँ, तो बच्चों नमस्कार। आज हमने ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हमने प्लांट फिजियोलॉजी का चयन किया है। प्लांट फिजियोलॉजी जो प्रथम है उसके अंतर्गत आपको बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत हमने जो आपका छठा अध्याय है पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण, वाटर अब्जॉर्प्शन एंड असेंट ऑफ सेफ इन प्लांट्स के अंतर्गत कुछ 10-15 प्रश्नों का चयन किया है, जिसमें पहला जो बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, मृदा से पौधों को सर्वसुलभ जल है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं केशिका जल, अपवाहित जल, आर्द्रताग्राही जल और गुरुत्वीय जल। इन जल के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए। केशिका जल जो मृदा कणों के बीच जो स्पेस पाया जाता है उसमें जो जल उपस्थित रहता है उसको कैपिलरी वाटर कहते हैं। अपवाहित जल जो जल नदी नालों में बह जाता है अपवाहित जल कहलाता है। आर्द्रताग्राही जल जो नमी के रूप में पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। गुरुत्वीय जल जो भूमि के गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर रिस जाता है उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो पादप जो होते हैं ये मूल रोमों के द्वारा मृदा से केशिका जल प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, केशिका जल। ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो दूसरा क्वेश्चन लिया है, मूल के किस भाग से जलावशोषण होता है। तो इसमें अपने पास ऑप्शन है मूल शीर्ष, दैर्घ्यवर्धी क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र और परिपक्व क्षेत्र। तो इसका उत्तर भी अपने पास क्या हो जाएगा? मूल रोम क्षेत्र। तो अपना इसका उत्तर क्या हो जाएगा? से। थोड़ा आपको मूल शीर्ष की संरचना के बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें जो मूल शीर्ष जो होता है इसकी संरचना में 5 भाग होते हैं: मूल गोप, मूल शीर्ष, दैर्घ्यवर्धी क्षेत्र और मूल रोम क्षेत्र, परिपक्व अथवा प्रौढ़ क्षेत्र। ये प्रमुख भाग होते हैं, जिनमें से मूल रोम क्षेत्र जो होता है ये जल अवशोषण का कार्य करता है। तीसरा जो क्वेश्चन हमने लिया है, इस तीसरे क्वेश्चन के अंतर्गत जो है पादपों में जल अवशोषण के कारक यदि जड़ तथा पत्तियों में उपस्थित हो तो उन्हें क्रमशः कहते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने लिया है क्रेमर के अनुसार पादपों में जल अवशोषण की 2 विधियां हैं जो हमने पढ़ी है, निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। तो निष्क्रिय जल अवशोषण के जो कारक होते हैं ये पत्तियों में पाए जाते हैं और जो सक्रिय जल अवशोषण के जो कारक होते हैं ये जड़ में पाए जाते हैं। तो अपने पास पहला क्या है? जड़। तो अपने पास ब में क्या है? सक्रिय। और पत्तियों में जो कौन किसके कारक पाए जाते हैं? निष्क्रिय के। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा अपने पास? सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण। तो अर्थात हम इसमें क्या भर सकते हैं? ब। ठीक है। अपने पास ऑप्शन क्या क्या थे? निष्क्रिय और सक्रिय। तो ये उल्टा हो गया, इसमें ये उत्तर होगा नहीं। प्रासरण और विसरण नहीं होगा, उपरोक्त सभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो अपने पास उत्तर क्या आ गया? ब। इसके बाद हमने जो 4 नंबर का जो प्रश्न लिया है, पादपों में निष्क्रिय जल अवशोषण विधि के लिए निम्न में से सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो सत्य कथन के लिए चयन के लिए पहला है निष्क्रिय जल अवशोषण की प्रमुख विधि है, बिल्कुल सही है। अधिकांश पौधों द्वारा अवशोषित जल का 96 से 98% भाग इसी विधि के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है, सही बात कह रहा है। इस विधि में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल गलत बात है। इस विधि में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है। इस विधि में जल अवशोषण कारक पर्ण में पाए जाते हैं, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो अपने पास कितने ऑप्शन सही हो गए? ए सही है, ब सही है, स इसका गलत है, द सही है और ये सही है। तो इसके 4 भाग जो है वो क्या हो गए? सही हो गए। तो इसमें अपने पास उत्तर क्या आ जाएगा? ये स जो है, 4 ऑप्शन जो है ये 4 जो है वो सही हो जाएगा। निष्क्रिय जल अवशोषण में पादप अंग की सक्रिय भूमिका होती है, तो हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है? तो निष्क्रिय जल अवशोषण में जाइलम की कोई भूमिका नहीं होती, फ्लोएम की कोई भूमिका नहीं होती, पर्ण की कोई भूमिका नहीं होती, मूल की कोई भूमिका नहीं होती। अर्थात अपने पास ऑप्शन में क्या आ जाएगा? पादप के किसी भी अंग की भूमिका, सक्रिय भूमिका नहीं होती है। ठीक है। यानी वाष्प उत्सर्जन इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। छठा क्वेश्चन हमसे पूछा है निष्क्रिय जल अवशोषण होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण होता है कम वाष्पोत्सर्जन के समय, नहीं हो सकता। तीव्र वाष्पोत्सर्जन के समय, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। रात्रि के समय नहीं होता, सभी परिस्थितियों में कभी नहीं हो सकता। तो आपको एबेसैडा में 1 या 2 ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग मिल जाएंगे, गलत मिल जाएंगे। तो इसमें आपको ऑप्शन क्या करना है? ब। 7वां है सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में सत्य कथनों का आपको
चयन करना है, सत्य कथनों की संख्या बतानी है, तो इस विधि द्वारा अल्प मात्रा में जल अवशोषण होता है। किस विधि के द्वारा? सक्रिय के द्वारा। निष्क्रिय के द्वारा हम पहले पढ़ चुके हैं। इस विधि द्वारा मूल में धनात्मक बल उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। इस विधि में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। इस विधि द्वारा कुल अवशोषित जल की मात्रा 2 से 4% होती है, बिल्कुल सही है। इस विधि द्वारा जल अवशोषण वाष्पोषण कम तथा रात्रि के समय होता है। तो सभी ऑप्शन अपने पास क्या हैं? सही हैं। यदि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण के बारे में वर्णन कीजिए, तो आपको ये ऑप्शन याद हो तो आप आसानी से इसका उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास पांचों ऑप्शन सही हैं, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? द। ठीक है, इसमें अपने पास 8वां जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, पादपों में जल का प्रवेश मूल रोम से होने के पश्चात जड़ के अंदर जाइलम तक किस पथ से होता है? तो अपने पथ पढ़े हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, रसदहनीय पथ, उपरोक्त सभी। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। द इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपके पूर्व ज्ञान के आधार पर है, हमने इनकी चर्चा पहले कर ली है, क्लास में भी हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत पूर्व ज्ञान है, इसलिए हम थोड़ा सा रफ्तार से इसको पढ़ रहे हैं, फास्ट इनको पढ़ रहे हैं। 9 का जो क्वेश्चन है, जल का मूल से जाइलम तक जल का प्रवाह कहलाता है, तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। पारकला पथ नहीं होगा, सिम्प्लास्ट पथ नहीं होगा, रसदहनीय पथ नहीं होगा। तो 3 जो पथ होते हैं इनको एक नाम देते हैं, कौन सा? पार्श्वीय प्रवाह। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ब। 10 का जो क्वेश्चन हमने लिया है, पादपों में अवशोषित जल जाइलम उत्तक तक पहुंचने का कौन सा मार्ग सर्वाधिक प्रतिरोध वाला होता है? ये जो क्वेश्चन है आपका अभ्यास प्रश्न है, मॉडल पेपर में भी इसको पूछा गया है। तो आप याद रखें, सिम्प्लास्ट जो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जल का स्थानांतरण होता है वह प्रतिरोध वाला मार्ग होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इस बार आपको जो है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आप इनका बराबर अभ्यास कर लें। तो 11वें क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन हमने चयन किया है वो देखो, मृदा से जल मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर पौधे के शीर्ष तक अन्य अंगों में किस रूप में स्थानांतरित होता है? तो आपको यहाँ खाली स्थान दिया जा सकता है, तनु विलयन के रूप में पहुँचता है। जल के इस ऊपरी दिशा स्थानांतरण को क्या कहते हैं? रसारोहण। हम पहले भी काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। पौधों में जल का स्थानांतरण जाइलम तत्वों विशेष रूप से किन के द्वारा होता है? तो इनमें जो खाली स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है, इसमें आपको क्या फिलअप करना है? वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा। तो जाइलम के जो तत्व होते हैं, वाहिका, वाहिनिकाएं, ये प्रमुख होती हैं जो जल स्थानांतरण का कार्य करती हैं। सैफरनीन एक प्रकार का अभिरंजक है जिसके बारे में आपको प्रश्न पूछा गया है। सैफरनीन एक लाल रंग का अभिरंजक है जो केवल अभिरंजित करता है किनको? लिग्निन युक्त उत्तक जो होते हैं, यानी जाइलम उत्तक को यह अभिरंजित करता है। रसारोहण के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो खाली स्थान दिया गया है आपको, तो किसने? डिक्सन व जोली ने। कब किया? 1894 में। और ये जो है सिद्धांत कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। तो इसमें 3 आपके पास खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, इनमें आपको क्या पढ़ना है? डिक्सन व जोली और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। ठीक है, फिर हमने अति लघुत्रात्मक के क्वेश्चन जो है वो लिखे हैं। तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इनमें आपको देखना है कि रसारोहण की क्रियाविधि के सिद्धांतों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो नाम लिखना आपको। रसारोहण की क्रियाविधि के जो सिद्धांत है वो 3 वर्ग हैं, जैव बल सिद्धांत, विटल फोरेस्ट थ्योरी, मूलदाब सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी, भौतिक बल सिद्धांत, फिजिकल फोरेस्ट थ्योरी। ठीक है, 13वां जो क्वेश्चन हमने लिया है, जैव बल सिद्धांत के अनुसार रसारोहण क्रिया किस प्रकार होती है? इसके अनुसार रसारोहण तने की जीवित सेल्स में होने वाली क्रियाओं के कारण जैव बलों द्वारा होती है। तो जैव बल सिद्धांत, विटल फोरेस्ट थ्योरी क्या कहता है रसारोहण के बारे में? यानी तने की जो जीवित सेल्स होती हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उनमें उनके द्वारा एक जैव बल उत्पन्न होता है, और जैव बल जो है पादप के मूल भाग से प्रणता के जल को स्थानांतरित करने में सहायक होता है। रसारोहण क्रिया के निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो रिले पंप सिद्धांत किसने दिया? गोडलेवेस्की। स्पंदन सिद्धांत किसने दिया? सर जेसी बोस ने। ससर्जनवाद किसने दिया? डिक्सन व जोली ने। ठीक है, यह आपको याद करना पड़ेगा। एपोप्लास्ट पथ में अंतःत्वचा से जल प्रवाह नहीं होता, कारण लिखिए। अगला अपना लास्ट का जो क्वेश्चन है, 15 का जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है। देखो उत्तर हमने पढ़ा है कि पादपों की जड़ों में पाई जाने वाली अंतःत्वचा की सेल्स की भित्तियों में कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती है जिसमें सुबेरिन उपस्थित होता है जो जल की प्रति क्या होता है? अपारगम्य। इसी कारण अंतःत्वचा से एपोप्लास्ट मार्ग जो होता है उसमें जल का प्रवाह नहीं होता। ओके, धन्यवाद। हम आगे, यदि आपने अच्छा रिस्पांस दिया तो आगे भी हम आगे वाले चैप्टर के नए नए क्वेश्चन बनाकर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ओके, धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।